जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे थे। अब आप इसे टेस्ट समझिए, आप इसे प्रैक्टिस समझिए, आप इसे रिवीजन समझिए, जो भी समझना हो वह समझिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग रोज 25 प्रश्न करते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या में आप देखेंगे कि ये 25 प्रश्न कहीं ना कहीं 100 प्रश्नों के बराबर या 100 पॉइंट्स के बराबर आपको रिवाइज करा देते हैं। आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या किसी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी जहां यूपी स्पेशल आता है, उन सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कितने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है। 25-25 क्वेश्चन रोज करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम 76 से शुरू करेंगे। रात को शाम को 6 बजे आपको कंप्यूटर की क्लासेस दिख रही हैं। 3 बजे दोपहर में ये आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस दिख रही हैं, तो कंप्यूटर यूपी स्पेशल कंटिन्यू है। सुबह आप 10 बजे देखेंगे तो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, और ये सब पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन। पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन सब से आपको कहीं ना कहीं पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम हो जहां ये सब्जेक्ट आते हैं, वह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आपको जो चाहिए आप कमेंट करेंगे, वह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपने पिछले क्वेश्चंस को देखा। तो ये चरकुला नृत्य है। क्या नृत्य है? चरकुला नृत्य है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है, और इसमें 108 दीपक होते हैं क्या? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 77 नंबर प्रश्न, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी नहीं, कथकली नहीं, भरतनाट्यम नहीं, कथक जो है वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, कथक। तो कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कथक का नाम कैसे पड़ा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक जो है कथाकारों की कहानी से जुड़ा है, कथाकारों की कथा यानी कहानी से जुड़ा है, इसीलिए उसे कथक कहा गया। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचन नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो कथा है, उसी को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके 3 विशिष्ट घराने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक तो लखनऊ घराना आपका, एक बनारस घराना आपका, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। और तीसरा है जयपुर घराना। ठीक है, तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, तीनों कथक से संबंधित है। प्रमुख कथक नर्तक में अगर देखें तो बिरजू महाराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, फिर शंभू महाराज, फिर सितारा देवी, फिर गोपी किशन और बिंदादीन महाराज। तो जितने महाराज लगे हुए हैं नाम के साथ, वह सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, सितारा देवी का नाम याद रखिएगा और गोपी किशन का नाम याद रखिएगा। बिरजू महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा, और यूपी स्पेशल अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन सब का नाम सुना होगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। 78 नंबर प्रश्न, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो उत्तर प्रदेश का है। अब आप ये भी देखिए, कई प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश ही उसका आंसर है। अब कथक पूछा गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश का ही होगा। नौटंकी यूपी स्पेशल में यूपी स्पेशल में पूछा गया तो यूपी का ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी वहां सही कर सकते हैं। ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, किस एरिया से है? तो ये हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है नौटंकी। हालांकि पूरे यूपी में है। आपके यहाँ भी होता होगा नौटंकी, और नहीं होती होगी तो पहले होती होगी, आपने सुना होगा बड़े लोगों से। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो फिर वही आसान क्वेश्चन है, रिपीट देखो हो रहे हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया या कथक? तो कथक हमारे यहाँ का है, और बाकी याद कर लो।
क्योंकि आपके में हिस्ट्री भी है और हिस्ट्री में ये पूछे जा सकते हैं मैचिंग में। शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अंग प्रत्यंग मनोभाव ये सब मैंने बता दिया। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्य शस्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक नृत्य संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, दूसरा लोक एवं जनजातीय नृत्य हो गया। सुनते होंगे ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य बहुत ज्यादा है, शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 है। शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां हैं, याद कर लो, पूछी जा सकती हैं मैचिंग में। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। दो केरल के हैं, ध्यान रखिएगा। केरल के कितने हैं? 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, अब देखो मैंने याद कैसे किया। कथकली में का से शुरू ला पे खत्म, केरल में भी का से शुरू ला पे खत्म। ठीक है, कथकली में का से शुरू ला पे खत्म, केरल में भी का से शुरू ला पे खत्म। क्योंकि कथकली और कुचिपुड़ी में अंतर नहीं समझ में आता, कथकली कुचिपुड़ी में बहुत कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। तो का से ला से ये मैंने याद कर लिया, कथकली केरल, और कुचिपुड़ी बचा वो आंध्र प्रदेश आपका हो गया। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल याद ही रहता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु याद ही रहता है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा, इसमें कुछ है ही नहीं, ओडिशा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, असम का याद रखो सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का, याद रहेगा क्योंकि वो अलग है एक। मणिपुर का मणिपुरी नाम से ही, ओडिसी उड़ीसा का नाम से ही, कथक आपके यूपी का है, याद ही हो जाएगा। कथकली मैंने बता ही दिया कैसे याद करना है। कुचिपुड़ी बचा वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। 80 नंबर प्रश्न, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो रंगीला घराना आगरा में है। और प्रश्न पूछा जा सकता है यह भी, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान हैं। 3 नाम मिल गए। ठीक है, कौन कौन से? फैयाज खान, खुदा बख्श और हाजी सुजान खान। तो तीनों लोगों को याद रखिएगा। कई लोग हाजी सुजान खान को संस्थापक बताते हैं, कई फैयाज खान को, और कई खुदा बख्श को। ठीक है, फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली की प्रमुख गायकों में अगर बात करेंगे तो सी.आर. व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। हाईलाइट वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, येलो कलर से जो हाईलाइट है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें, आप चाहें तो जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो नए पॉइंट हैं उसको ऐड कर लें। सिर्फ वीडियो देखकर आप सोचोगे याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। या तो फिर आप 2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें, इससे कि वो दिमाग में बैठ जाए। 81 नंबर प्रश्न, हरदौल कथा विशेष रूप से कैस के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो कौन से होंगे? बुंदेलखंड, मिर्जापुर, अवध, ब्रज, कौन से होंगे? हरदौल कथा ये बुंदेलखंड होगा क्या? जी हाँ सर, बुंदेलखंड होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड एरिया, जो यूपी और एमपी दोनों में फैला हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड। क्योंकि ब्रज तो अपने में है, अवध अपने में है, मिर्जापुर तो एक राज्य का जिला है। तो कॉमन सेंस से आप सही कर सकते थे ना? हाँ जी, हरदौल कथा बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती थी। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन कारण में।
82 नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योगी घराना या पूरब घराना? तो इसे पूरब घराना कहते हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए न्यू होगा, और न्यू है तो नोट्स में ऐड ऑन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। यहाँ शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज ये सब कथक नर्तक हैं। मैंने पहले ही बोला महाराज शब्द लगा होगा तो आप जान जाएंगे, लेकिन रट के जाना, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, कालका महाराज और रमेश महाराज। अब आप महाराज महाराज ढूंढते रहिए, महाराज से क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे अगर कोई व्यक्ति बनाने वाला हुआ तो आप सिर्फ महाराज मत याद करिएगा, क्योंकि महाराज तो किसी भी नाम के आगे लगाकर ऑप्शन बनाया जा सकता है। जैसे आपका नाम रवि है तो वहां पे लिख देंगे रवि महाराज। तो आप महाराज से मत देखिएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको महाराज नजर आएगा, उसमें से आपको पहचानना होगा। अब हम उत्तर प्रदेश का साहित्य में प्रवेश करते हैं। हमारा एम क्या है? 25 प्रश्न रोज विद एक्सप्लेनेशन। इस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं। तो ये प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के उपन्यास पता होने चाहिए, बहुत फेमस हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय तो आपको याद ही है। इसके साथ साथ सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन यह भी याद होने चाहिए। और प्रेमचंद पे प्रश्न फिर से बन सकता है, तो प्रेमचंद सबसे बढ़िया उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। 84 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं? 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऐसे भी प्रश्न घुमाकर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैफी आजमी नहीं, जावेद अख्तर, गुलजार, शमसुर रहमान फारूकी। तो आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो आप या तो जावेद अख्तर को लगाएंगे या गुलजार को लगाएंगे। आप कहोगे यही दो हैं जो बहुत ज्यादा मुझे याद हैं, जिनके बारे में मैंने सुना है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आएगा तो उत्तर होगा शमसुर रहमान फारूकी साहब। शमसुर रहमान फारूकी साहब का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उर्दू के लेखक कवि हैं। अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कहाँ के निवासी हैं? तो आजमगढ़ के निवासी हैं, क्योंकि आपने देखा व्यक्ति और उनके स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह एटा कासगंज से रिलेटेड प्रश्न हो। बताइए एटा कासगंज से कौन संबंधित है व्यक्ति, या गोरखपुर से रिलेटेड हो, गोरखपुर से सौरभ शुक्ला पूछे जा सकते हैं। अभी तो किसी पेपर में रवि किशन साहब को पूछ लिया गया, जो कि गोरखपुर से वर्तमान सांसद हैं। ऐसे बलिया से कौन व्यक्ति संबंधित है, प्रश्न पूछा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि जन्मभूमि पूछ दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न पूछे जाते हैं। उर्दू के लेखक कवि हैं, उर्दू साहित्य के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा रचित तनकीदी अफकार के लिए इन्हें वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगली बार ये तनकीदी अफकार रचना के बारे में भी पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना सकते हैं। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब शहर को उनकी राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। 85 नंबर प्रश्न, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू का उपनाम था? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो फिराक गोरखपुरी जो है अख्तर रोमानी नहीं, मुनव्वर राणा नहीं, रघुपति सहाय जो थे वह फिराक गोरखपुरी के नाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे। रघुपति सहाय, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो कवि वगैरह लोग होते हैं वह अपना जो नाम होता है उसकी जगह पर या तो दूसरा नाम या फिर अपने नाम के साथ कोई ऐसा शब्द जोड़ लेते हैं जो उनके नाम के साथ साथ फेमस होता है। चाहे आप शहर के नाम से जोड़ सकते हैं, जैसे गोरखपुरी, गोरखपुर के लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, रघुपति सहाय
फिराक, जिन्हें उनके शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर में जन्म हुआ। अगली बार ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मृत्यु नई दिल्ली में हुई। रचनाएं इनकी, रचनाएं इतनी याद क्या ही कर पाओगे। गुले नगमा, गुले रैना, रूहे कायनात, मसाल, रूप, सबिस्तान, सरगम, बज में जिंगदी, रंग शायरी, परछाइयां, तराने इश्क। ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, जेल गए। ये बढ़िया स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट में अगर बनते हैं क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पीसीएस वगैरह या लोअर पीसीएस में भी हो सकता है, स्टेटमेंट बन जाए तो वहां ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 86 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं? उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कि आपके में हिंदी भी पूछी जाती है। देख लीजिए, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। कवित्री की स्पेलिंग, कवित्री कैसे लिखा जाता है, ये कई लोग गलत लिखते हैं। तो कवयित्री याद रखिएगा, कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ठीक है। तो कौन कवित्री हैं जिन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उषा किरण खान, महादेवी वर्मा, गौरा पंत शिवानी या सुभद्रा कुमारी चौहान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एजीटीए 2025 में अभी पेपर हुआ, जिसका रिजल्ट भी आया, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो महादेवी वर्मा। इसी एजीटीए का रिजल्ट आया है क्या इस समय, जो रिजल्ट निकले हुए हैं? अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। महादेवी वर्मा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ, 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब सोचो, 1956 में पद्म भूषण, 88 में पद्म विभूषण। इनकी कुछ कृतियां याद रखिएगा। निहार, रश्मि नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपशिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हाईलाइट मैंने की है, ठीक है। फिर प्रथम आयाम, अग्निरेखा, सांध्य गीत। जन्म फर्रुखाबाद में हुआ और मृत्यु प्रयागराज में हुई, तो ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह दो फैक्ट, फर्रुखाबाद और प्रयागराज, ठीक है। महादेवी वर्मा का संबंध फर्रुखाबाद से है, जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु प्रयागराज में हुई। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल हलीम सरर या शेख फैजी। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है ना, उन्होंने फतवा ए जहांदारी लिखी है, और ये हिस्ट्री में भी पूछी जा सकती है। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है बढ़िया सा। फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। अब देखो, बरन के निवासी थे इसलिए ये क्या हो गए, बरनी हो गए। गोरखपुर के निवासी थे इसलिए गोरखपुरी हो गए, ठीक है। इलाहाबाद का निवासी कोई था तो वह इलाहाबादी हो गया, ठीक है। तो बुलंदशहर, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के निवासी थे, इनका संबंध कहाँ से है। ये मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे, दोनों के साथ रहे, एमबीटी और एफएसटी दोनों के साथ रहे। इनकी इस पुस्तक को सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तारीखे फिरोज शाही की रचना भी बर्नी ने की थी, ये दूसरा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। तारीखे फिरोज शाही, फिरोज शाह के बारे में होगा। फतवा है जहांदारी। अबुल फजल की प्रमुख रचनाओं में अकबरनामा, आईन अकबरी। शेख फैजी ने लीलावती गणित पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। तो ये अबुल फजल के बारे में तो हम लोगों ने अलग से भी पढ़ लिया है और पढ़ लेंगे, लेकिन ये फैक्ट नहीं मिलता है, ये फैक्ट याद कर लो। इस शेख फैजी ने लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। और अनुवाद बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि कौन किसका अनुवाद कर रखा है। तो शेख फैजी ने लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। बाकी अबुल फजल की रचनाएं अकबरनामा, आईने अकबरी आपको पता रहती है, वो हम आगे भी देख लेंगे। 88 नंबर प्रश्न, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, तो ये लोग गजल लिखते थे। और फिराक गोरखपुरी, अभी देखो प्रश्न आया था, जिससे पूछा गया, यही मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट होते हैं।
ऐसे नहीं तो वैसे रिपीट हो जाएगा, लेकिन कैसे ना कैसे रिपीट हो जाते हैं। मिर्जा गालिब, चिराग गोरखपुरी दोनों ही गजल से जुड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मिर्जा गालिब को इश्किया शायरी में कोई सानी नहीं माना जाता। चिराग गोरखपुरी मिर्जा गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक माने जाते हैं। नवासी, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका। अब ये असिस्टेंट स्टोर कीपर का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, सांख्यिकी पत्रिका इंग्लिश में क्या है, स्टेटिस्टिकल मैगजीन। स्टेटिस्टिकल मैगजीन तो आर्थिक मामलों का विभाग निकालेगा, आरबीआई निकालेगा, या स्टेटिस्टिक्स ऑफिस निकालेगा, या स्टेटिस्टिक्स डिवीजन निकालेगा। तो डिवीजन निकालेगा, एनएसओ ऑफिस निकालेगा, कौन निकालेगा बताइए। सी के साथ जाएंगे आप? नहीं, डी के साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो पुस्तिका है, अब देखो यहाँ लिख दिया है उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका, तो उत्तर प्रदेश वाला ही डिपार्टमेंट निकालेगा ना स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है, तो ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन था अगर आप कॉमन सेंस यूज करते तो। अगर पता नहीं था तो उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी है, तो भारत सरकार से क्या लेना देना, आरबीआई भारत सरकार का, ये भी कहीं ना कहीं भारत सरकार का ही एक कार्यान्वयन मंत्रालय। उत्तर प्रदेश का क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप डाउट में हो तो प्रश्न सही हो सकते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि 5-10 क्वेश्चन तो मैं देख के सही कराया, समझ रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है, पीवाईक्यू जितने लगा चुके होते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सा आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग उत्तरदायी है। मुख्य कार्य क्या है, वही डेटा एकत्रित करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट देना, यही सब काम इनके होते हैं। 90 नंबर प्रश्न, चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है। लोरिक चंदन, हीर रांझा, नल दमयंती, लैला मजनू, तीनों के नाम सुने हैं। लोरिक चंदा की सारी शायद कहानी ना सुनी हो, लेकिन इन्होंने जो चंदायन लिखी है मुल्ला दाऊद ने, वह लोरिक चंदा की कहानी पर बेस्ड है और क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदायन पहली बात तो मुल्ला दाऊद ने लिखी है, ठीक है, अवधि सूफी कृति है, लोरिक चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है, रचना 14वीं शताब्दी की मानी जाती है, अवधि सूफी कृति है तो अवधि भाषा में ही होगी, प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अवधि भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेम काव्य। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो यह प्रश्न बन सकता है। इस कृति में मुख्य प्रेमी पात्र लोरिक एक ग्वाला गडेरिया है और चंदा राजा की पत्नी है, समझ रहे हो, एक गडेरिया और एक चार राजा की पत्नी, एक जानवर चराने वाला और एक राजा की पत्नी, तो उस पे इन्होंने लिखा है। 91 नंबर प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसे स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकते हैं, यही मैंने अभी आपको बताया था। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 में ही प्रश्न पूछा गया है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, पहला फैक्ट ऐसे ही। अब आप ऐसे देखिए कि नोट्स आपके क्या बनाने हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जन्म स्थान पता हो, दूसरा उनकी कृतियां प्रेमा गोदान शामिल हैं तो उनकी कृतियां पता हो, और उनकी मृत्यु कब हुई ये पता हो। तो मृत्यु तो 1966 में नहीं हुई, थोड़ा भी आप प्रेमचंद जी के बारे में सुना होगा आपने तो आपको पता है। वाराणसी और प्रेमा गोदान के साथ आप जा सकते हैं। देखो सी तो होगा नहीं, केवल कथन सी सही है बिल्कुल नहीं, सी सही है बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों में आपको पता है प्रेमा और गोदान उनकी रचनाएं हैं, तो ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद 1880 को लमही गांव वाराणसी में हुआ था। कृतियां तो हमें पता ही है, और प्रेमा जो है ना वो प्रथम उपन्यास है, और गोदान जो है वह अंतिम उपन्यास है 1936 में, और 1936 में ही उनका स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का मूल नाम था, यह भी पूछा जा सकता है। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, क्यों लिखते थे ये सब आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ब्रिटिशर्स के जमाने में कई लोग अपना नाम बदले थे,
इन्होंने पहले किसी और नाम से लिखा, फिर प्रेमचंद के नाम से लिखा। 92 नंबर प्रश्न, किसी का हिंदी साहित्य ऑप्शनल होगा अगर पीसीएस में पहले था, ऑप्शनल अब हट गया है, या यूपीएससी में ऑप्शनल होगा तो उन्हें तो प्रेमचंद की कहानी पता होगी। मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से देखो, जन्म पूछा गया, झांसी जिले में पहली कृति पूछी गई, और उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, ये पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बारे में क्या क्या यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा? राष्ट्रकवि की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। फिर सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है, और ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब देखो, इन्फोर्समेंट में 2025 में वह भी प्रश्न पूछा गया और यह भी प्रश्न पूछा गया, और दोनों के आंसर सेम है, बोथ ए और बी सही है, सी वाला दोनों में गलत है। ठीक है, पैटर्न समझिए आप। मैथिली शरण गुप्त 1886 को चिरगांव नामक गांव में हुआ, झांसी जिले में स्थित है। पहली कृति रंग में भंग थी, और राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई। ये फिर से रिपीट हो सकता है? यस, रिपीट हो सकता है। 93 नंबर प्रश्न, लेखकों उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? और जब भी गलत हो तो आप सर्किल करें, अंडरलाइन करें। सूरदास अष्टसूर, महादेवी वर्मा छड़दा, जयशंकर प्रसाद प्रेम प्रतीक, मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा, कौन सा गलत है? तो गलत तो सूरदास का ही है, क्योंकि सूरदास ने क्या क्या लिखा है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, अष्टसूर तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सूरदास के बारे में तो हम 9th-10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे। बाकी याद रख लो, सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, महादेवी वर्मा की छड़दा, गिल्लू, गिल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा, साकेत भारत भारती, तो साकेत भारत भारती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ वह पुस्तकें दी गई हैं, वह रचनाएं दी गई हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ फेमस वाली मत याद रखिए, एक दो और भी याद रखिए, क्योंकि छड़दा उतनी फेमस नहीं है जितना नीरजा और गिल्लू फेमस है, लेकिन नीरजा गिल्लू नहीं दिया गया। प्रेम पथिक उतना फेमस नहीं है जितना कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है, लेकिन वह नहीं दी गई। ठीक है, साकेत बहुत फेमस है, भारत भारती फेमस है, लेकिन तिलोत्तमा दी गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी भी पूछी जा सकती है। अब हम उत्तर प्रदेश का शोध संस्थाएं, संग्रहालय, शिक्षण संस्थान देख लेते हैं, क्योंकि हमें कितने प्रश्न करने हैं? 25। आज हो जाएंगे 100 प्रश्न। कदम बढ़ाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। याद भी करा देंगे आपको। चलो, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, जो आपको पता होगा लखनऊ में है। ठीक है, तो पहले तो लखनऊ मिला दो, दो का बी। ठीक है, तो या तो ए सही होगा ऑप्शन, या बी सही होगा, सी और डी तो गलत हो गया। शर्करा संस्थान आपको अगर पता होगा तो शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। MNIT सबको पता है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। और वेटरनरी यानी पशुओं से संबंधित जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वह बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। तो आपको पता हो जाना चाहिए आंसर। आंसर होगा 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। शर्करा शुगर कहाँ? तो कानपुर। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ। MNNID यानी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बरेली नहीं है, प्रयागराज है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। ठीक है, चारों रिपीट हुए हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 1936। स्थापना ईयर भी याद रखिएगा, कई बार स्थापना ईयर पूछी गई है। भातखंडे तो हाल फिलहाल में भी पूछी गई 1926 लखनऊ।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 1961, और 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, बरेली भी बहुत फेमस है। 95 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से रामपुर में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन प्रश्न बनता है। रामपुर 2025 में ही बना, देखिए तो रजा लाइब्रेरी याद रखिएगा रामपुर से। स्थापना 1774, और 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां, मुगल लघु चित्रों का बड़ा संग्रह देखने को मिलता है। यहाँ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, ये याद रखिएगा, और डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली देश की पहली है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय स्थित है, और चाकू और पतंग उद्योग के लिए रामपुर जनपद जाना जाता है। अब एक प्रश्न से आपके कितने फैक्ट हो गए कि रजा लाइब्रेरी रामपुर कब हुई स्थापना, 1774। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है जो कि डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली देश की पहली है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय है, ये चाकू और पतंग उद्योग के लिए रामपुर फेमस है। 96 पे चलते हैं। 96, in which place the government of Uttar Pradesh has announced the construction of Vedic 3D म्यूजियम, कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की है? तो 2 ही 3 जगह हैं इस समय, या तो बनारस होगा या अयोध्या होगा, ठीक है, या प्रयागराज होगा या मथुरा वृंदावन के आसपास होगा। तो वाराणसी, मेरठ, प्रयाग, कानपुर। तो वाराणसी, अगर यहाँ अयोध्या दिया होता तो आप भले कंफ्यूज हो जाते। अयोध्या में इस समय, अयोध्या जी में इस समय चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर कंफ्यूजन वाला नहीं था, तो आप वाराणसी के साथ जा ही सकते थे अगर नहीं भी पता हो तो। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और ये लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वाराणसी में है, ये भी पूछा जाता है। इसमें ही वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। यहाँ संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वैदिक साहित्य से संबंधित है, और संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। यह प्रश्न लेखपाल में पूछा गया। आप देखो 2025 में ही यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और वैदिक 3D संग्रहालय, और 2026 में लेखपाल में पूछा गया कि ये किस शहर में स्थित है। 97, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आप देखो मैंने बोला था अभी आपको कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ईयर उसके बताओ। अब अगर आपको रामपुर रजा लाइब्रेरी रिवाइज किया हुआ है तो आपको पता है 1774। अब 1B का 3 होगा, तो B का 3 होगा तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि रामपुर रजा लाइब्रेरी 1774। भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह आपकी भारतीय भवन पुस्तकालय 1889। सरस्वती भवन पुस्तकालय जो है वह होगा 1914, सबसे नया बना है, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864। तो ये आपको रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको रिवाइज होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए। अगर ये नहीं याद है लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और दोबारा आए तो इसको आप सही करके अवश्य आइएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914 में, रामपुर रजा लाइब्रेरी 2 बार पूछा जा चुका है 1774, यानी पूछा तो बहुत बार जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा रजा लाइब्रेरी 2 ही बार पूछा गया, नहीं नहीं, ठीक है। भारतीय भवन 1889, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864। 98 नंबर प्रश्न, CSIR, ये रोज 3 बजे आपकी एग्जाम तक चलेगी क्लास, ठीक है, 25 क्वेश्चन रोज 3 बजे, और शाम को 6 बजे कंप्यूटर की क्लास। सुबह 10 बजे जो आपकी GS चल रही है, चाहे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, वह सब चलेंगी। और कुछ चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइए। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग के रूप में स्थापना किस वर्ष में और कहां पर की गई? तो जो CSIR बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह क्या लखनऊ में है? तो कानपुर 2 ऑप्शन है, लखनऊ 2 ऑप्शन है, तो या तो कानपुर में होगा या लखनऊ में होगा।
1789, 1954, 1965, 1968। तो ये ए लखनऊ 1789। जहाँ तक मुझे याद है, जब आप टेढ़ी पुलिया से कुर्सी रोड पे चलते हैं तो यहाँ पर ये बना हुआ है, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जहाँ तक मैं सही हूँ, अगर आप लोग उधर से हैं तो बताइएगा। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना शाही बाग के रूप में 1789 में लखनऊ में की गई। लखनऊ में ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर है। राज्य अक्षय ऊर्जा संस्थान यानी कि राज्य अक्षय ऊर्जा शोध प्रशिक्षण केंद्र है और बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर भी है। तो साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, राज्य अक्षय ऊर्जा शोध प्रशिक्षण केंद्र, बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर, ये सब कहाँ है? लखनऊ में है। 99वें नंबर प्रश्न। ऐसे प्रश्न मैचिंग में ही लगातार पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? अब देखो, इतना लंबा चौड़ा पूछ दिया है, लेकिन है बहुत आसान। चलिए पढ़ते हैं। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कौन है? यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो मुझे ये पता है, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी लिखी हुई है। अब देखो कितना आसान है, ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ है और ओपन यूनिवर्सिटी पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए सी में है। और 4 का अगर हम सी लगाएं तो एक जगह नहीं है, 3 जगह 4 का सी दे रखा है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो पहला यूपी का पहला विश्वविद्यालय अगर देखें तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा। यूपी का सबसे बड़ा आवासीय, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय BHU है और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C। आंसर हो जाएगा A। ठीक है, आसान क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है। फैक्ट, यूपी का पहला विश्वविद्यालय कई बार पूछा जा चुका है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, BHU की स्थापना। और AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और ये मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। ये तीनों कई बार पूछे गए हैं, कई बार कई बार कई बार। 100 नंबर प्रश्न। किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्रण दस्तावेजीकरण प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, वन अनुसंधान, बीरबल साहिनी। अगर तुक्का भी मारना है तो लखनऊ और उसके आसपास की बात कर रहा है, तो या तो आप पहले के साथ जाएं या लास्ट के साथ जाएं। तो आप लास्ट के साथ जाना चाहिए क्योंकि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ का है जिसने ये काम किया था। और याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यही फैक्ट रिपीट हो सकता है, 2025 में रिपीट हुआ, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है, पहला फैक्ट ये याद होना चाहिए, ये लखनऊ में है। क्या करता है, वही सब सर्वेक्षण मानचित्रण वगैरह। स्थापना कब हुई? 1946 में हुई, ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो पूरा वनस्पति विज्ञान में शोध करना, जीवाश्म पौधों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न 101। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना UNDP यूनिडो और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे हम आगे कल शुरू करेंगे। 100 प्रश्न हमारे हो गए और शाम को 6 बजे आप कंप्यूटर जरूर देखिए, बहुत फायदा होगा, उसमें चीजें और भी बताई जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।